नाजरीन, आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सायरा सैयद और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फसीह बारी खान के साथ। जी हाँ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन आप में से मुतादिद लोग उनको उनके नाम नहीं उनके काम से जरूर जानते होंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सायरा? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में। माशाल्लाह, एज यूजुअल यंग ही लग रहे हैं आप, तो लग ही नहीं रहे कोई राइटर। कितने पुराने आप कदीम राइटर से मिल रही हैं, लेकिन देखिए मगर लग नहीं रहा, आप तो मुझे मेरी ही जनरेशन के लग रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ से मैं आपसे स्टार्ट लूँगी कि आपने अपने करियर का आगाज बेसिकली किया कैसे? सायरा, ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी फिल्मी बात लगती है कि लोग कहते हैं ना बचपन से हमें शौक़ था। तो मुझे वाकई बचपन से शौक़ था, मुझे कहानियाँ लिखने का बचपन से शौक़ था और मेरी ख्वाहिश थी, जैसे होते हैं ना हर बच्चा होता है वो कहता है कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। कुछ मुझे नहीं था, मुझे ये था कि मुझे क्योंकि मुझे कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं कहानियाँ लिखूं। तो मैंने फिर अपनी एफ़र्ट्स शुरू कर दी थी। जो ज़माने में मैगज़ीन थे बच्चों के, उसमें मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ी सी कहानियाँ बच्चों से अलग टाइप की लिखता था, क्योंकि मैंने जो लिटरेचर पढ़ा था वो मेरे घर में होता था, जो मेरी वालदा के ज़ेर इस्तेमाल होता था। उसमें वो बड़े राइटर्स जैसे मंटो हैं, इसमें चुगताई हैं, गुलाम अब्बास हैं, राजिंदर सिंह बेदी हैं। तो जब मैं उनकी चीज़ें पढ़ता था तो मेरा जो लिखने का अंदाज़ था, जाहिर सी बात है वो बच्चों से तो मेल नहीं खाएगा। हालांकि उस ज़माने में मुझे वो जो तहरीरें होती थी वो बाज़ दफ़ा सर पर से भी गुजर जाती थी। लेकिन वो पढ़ने में अच्छी लगती थी, क्योंकि फिर जब मैं बच्चों का लिटरेचर पढ़ता था तो वो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो बचकाना बातें, मुझे वो लगता ही नहीं था अच्छा। तो फिर मैंने जब चीज़ें भेजनी शुरू की तो वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आता था। फिर मज़े की बात है, जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने एक छोटा सा अफसाना लिखा, उसका नाम था कव्वे का राग, मुझे अभी भी याद है। हाँ, तो एक लड़की है जो एक सुनसान सा स्टेशन है जिसपे कभी कभार कोई एक ट्रेन आती है, तो वो किसी का इंतज़ार कर रही है और जिसको आना है फिर वो उसका इंतज़ार किए बगैर वापस पलट जाती है। तो वो एक कैफियत थी जब होता है कि इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन अचानक उसके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ये आपने 8th स्टैंडर्ड में? ये मैंने 8th स्टैंडर्ड में लिखा था। और फिर मज़े की बात है कि वो अफसाना मैंने एक खातून है शीन फ़रोख, वो मेरी मेंटोर है, मैं उनका हमेशा कहता हूँ, उनको मैंने, वो मशरिक़ में होती थी, मैंने उनको भेजा और मैंने उनको एक ख़त लिखा। मैंने कहा आप मुझे बताएं, उस ज़माने में तो खतूत होते थे, ये तो थे नहीं सारे। तो मैंने उनको कहा आप मुझे बताइए कि आया मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मुझे नहीं लिखना चाहिए, मैं लिखना छोड़ दूँगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप मुझसे, ये एड्रेस है ऑफिस, इधर आके मिले। फिर जब मैं उनसे मिलने गया उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, इतना ज़्यादा वो किया। खैर मैं उनसे मिला के आ गया, लेकिन उसके बाद बस छोटी मोटी चीज़ें मैं करता रहा। लेकिन मैं जब मैट्रिक के मेरे एग्ज़ाम हुए थे तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। तो क्योंकि उस ज़माने में मुझे फ़िल्मों का बड़ा शौक़ था शुरू से, मतलब चाहे वो बाहर की अच्छी फ़िल्में हों, इंडिया की हों, पाकिस्तान की हो, तो मुझे बड़ा, और सारी ज़्यादातर मुझे पैरेलल सिनेमा पसंद था। मुझे कमर्शियल इतना नहीं पसंद था, मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं पसंद था। तो मैं ऐसी चीज़ें खंगाल के उस ज़माने में वीडियो के सेट्स हुआ करते थे, वो किसी से हम कभी इंडिया से भी मंगवा लिया करते थे, कभी कहीं से मंगवा लिया करते थे। तो एक जुनून होता था कि यार ये फिल्म है, श्याम बेनेगल हो गए, गोविंद नहलानी हो गए, सुधीर मिश्रा हो गए, और बहुत सारे इतने अनगिनत नाम है ना इन लोगों के, एस सथियो हो गए। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, तो उनको ये पता था कि मुझे फ़िल्मों का बड़ा शौक़ है ना। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम हर हफ्ते मुझे एक कोई ख़ास फिल्म निकालो और उसका मुझे रिव्यू करके दो। तो जब वो करना शुरू किया मैंने तो वो बड़ा अच्छा गया। फिर उसके बाद चल सो चल वाली बात हो गई। अच्छा, चल सो चल वाली बात तो हो गई, तो क्या आपकी फैमिली ने आपको रोका नहीं? क्या ये राइटिंग में क्या है, इसका क्या स्कोप है और ये वो सारा इस तरह से? भाई मैं आपको बताऊँ, मेरे जो माँ बाप थे ना वो इस मामले में बड़े गैर रिवायती थे, कि उन्होंने मुझे जितना इनकरेज किया, मेरे अब्बू ने इतना मुझे किया। वो इतना खुश होते थे कि जब वो उनको पता चलता था मेरी कोई तहरीर जो है वो प्रिंट हुई है। इसी तरह मेरी अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी को तो शौक़ भी इसी तरह का था, उनका बड़ा अच्छा अदबी ज़ौक़ था, तो उन लोगों ने हमेशा मुझे इनकरेज किया। बल्कि मेरे अब्बू को लोग कहा करते थे कि आपका बेटा जो है, अब मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मतलब मैट्रिक किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने आर्ट्स ली। वरना तो ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि जी हम साइंस लेते हैं, बल्कि मैं जहाँ गया जिस कॉलेज में, नेशनल कॉलेज है कराची में, तो उसके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उन्होंने मुझे बड़ा समझाया अपने तौर पे। उन्होंने कहा बेटा आप गलत कर रहे हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, आप साइंस लें, ये करें वो करें। मैंने कहा नहीं सर, मुझे साफ बात है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शुरू से था कि मुझे आर्ट्स में करना है। तो फिर मैंने इंटर किया, वहाँ से ग्रेजुएशन वहीं से किया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ कि घर वालों की तरफ से बड़ा आपको एक वो किया जाता है। डेफिनेटली जब बच्चा पैदा होता है ना सर, मुझे तो ये लगता है उनके ना इधर लिख दिया जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, बस
असल में देखिए हमारे सोसाइटी ने लिखने वालों को ऐसा बना दिया कि लोग डरते हैं। वो समझते हैं कि जी लिखने वाले जो होते हैं वो बड़े ही जैसे फाका कशी इख्तियार करते हैं, उनको काम नहीं मिलता, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको बेरोजगार रहते हैं। अब उनको नहीं पता कि आज जो राइटर है, मतलब बाय प्रोफेशन अगर देखा जाए तो राइटर्स जो हैं वो इतना कमा रहे हैं। पाकिस्तान में राइटर्स हैं जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना एक लाइफ स्टाइल उन्होंने मेंटेन किया और वो लिखने की वजह से ही किया हुआ है। तो मैं इस मामले में मैं कहता हूँ मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अगर मेरे वालिदैन मेरे साथ ना होते, ख़ासतौर पे मतलब मेरी अम्मी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में वो किया, मतलब बहुत ढारस भी दी। कभी मैं परेशान होता था तो वो कहती थी नहीं करो, जब एक चीज़ का तुमने किया है इरादा, फैसला किया है तो उसके साथ अब स्टिक हो जाओ। जी बिल्कुल, कि मतलब अब इसको करने से छोड़ना हाँ। तो मैं कभी मैं इधर उधर हुआ भी नहीं, क्योंकि मैं वरना लोग होते ना कि भाई यहाँ शुरू में जाहिर सी बात है, देखें कोई भी चीज़ आप किसी भी अगर प्रोफेशन में जाते हैं तो एकदम से आप नहीं उधर मतलब आप ऊपर नहीं पहुँच पाते। शुरू में आपकी स्ट्रगल होती है, जैसे मेरी भी बड़ी स्ट्रगल थी, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, 6-7 साल दबा के स्ट्रगल किए, लेकिन उसके बाद फिर वही बात है कि उसका नतीजा मिला उस स्ट्रगल का, वो हम देख रहे हैं माशाल्लाह से। बस यही सर, तो एक जो राइटर होता है आपको क्या लगता है उसमें ऐसी कौन सी खसूसियात होनी चाहिए जो उसको एक अच्छा नामवर आपकी तरह का राइटर बनाए? देखिए मुझे लगता है राइटर जो होते हैं ना उनका सेंसिटिव होना ज़रूरी है, उनका किरदारों के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारे इधर क्या होता है, हम कहानियाँ, ठीक है कहानियाँ पढ़ते हैं, मुताल्ला करते हैं, मुताल्ला आपको वो देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप लोगों के अंदर घुसते हैं, जितना आप लोगों से मिलते हैं, जितना आप नए नए किरदारों से मिलते हैं, जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं हमेशा किरदारों पे लिखता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि आप कैसे किरदार तख्लीक कर लेते हैं, तो मुझे तो मुश्किल इसलिए नहीं लगती कि वो किरदार आपकी अपनी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। मतलब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी से जो लिया है ना वही ज़िंदगी को लौटाया है, मेरी कोई अपनी एफर्ट्स नहीं है। तो ये चीज़ है ना हमारे इधर राइटर्स को थोड़ी सी वो करनी चाहिए कि हमारे इधर क्या होता है कि हम टेक्निक्स में पड़ जाते हैं, हम पहले से ही सोचने लगते हैं कि हम इसमें ये कर देंगे, ये जिसे कहना चाहिए लवाजमात डाल देंगे, वो छोड़ दें। पहले आप अपनी कहानी को छोड़ें, सबसे पहली बात है हम ये ना सोचें कि जी पहले से बैठ जाएं कि जी हमारी ये कहानी यूँ जाएगी। आप कहानी को ऑर्गेनिक वे में बढ़ने दें, कि क्योंकि कहानी जो होता है ना बाद में फिर आपकी उंगली पकड़ के आपको अपने साथ लेके जाती है। तो आपने इतने कैरेक्टर्स लिखे, कोई तो इंस्पिरेशन होगी आपकी? इंस्पिरेशन किरदार, मतलब आपकी ज़िंदगी के किरदार। भाई अब फ़र्ज़ करें मैं कभी कोई लिखता हूँ, कोई एक मीडिया के ऊपर लिखता हूँ, एक लड़की है जो लोगों के इंटरव्यू करती है, एक डायरेक्टर है, एक कैमरामैन है, क्या एक माहौल होता है, क्या एनवायरनमेंट होता है। और मैंने लिखा है बहुत इस तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने मीडिया के हवाले से भी जब लिखा है तो लोगों ने बड़ा उसको तवज्जो से देखा। वो इसीलिए देखा कि वो किरदार मेरे देखे हुए लोग थे। कि अब जैसे अभी मैंने वो किया, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर है लड़की, उसके ऊपर हमने किया कि वो किस तरह बाज़ दफ़ा होता है कि वो डायरेक्टर्स जो होते हैं, कुछ अब ये तो खैर इस तरह के नहीं होंगे डायरेक्टर, कुछ डायरेक्टर होते हैं अजीब तरह के, तो किस तरह लड़कियां जब इस प्रोफेशन में आती हैं वो किस तरह मतलब स्ट्रगल करती हैं। और फिर अच्छा हमेशा मेरा यही होता है कि भाई ठीक है शुरू में आप स्ट्रगल कुछ भी करें, लेकिन आप ऐसे किरदारों को कामयाब होता हुआ दिखाएं, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इधर तो अभी तक औरत जो है हमारे ड्रामों में वही रोती पीटती मखलूक बनी हुई है। हमारे इधर क्या होता है औरत को इतना आप कॉम्प्रोमाइजिंग दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि जी आपके हर सीरियल में औरत शुरू से आखिर तक पिटती है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक एहसास जगता है, लेकिन वही शौहर जब उसके पास दोबारा आता है तो वो कुर्बानी की देवी बन जाती है, वो उसको माफ़ कर देती है। और हर सीरियल में जैसे आपने कहा औरत तो है ही मजलूम और मर्द को पता नहीं क्या बना देते कि पता नहीं वो तो हैवान ही है। और दूसरे मर्द भी जो दिखाते हैं हमारे इधर, जो मतलब मैं टीवी के ड्रामे देखता हूँ मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि मर्दों के किरदार ऐसे होते हैं, मतलब कि वो सुरैया खाला की बेटी के उधर ये हो गया तो फला हो गया। मर्द जो होते हैं वो भी एक फप्पे कुटनी बने होते हैं हमारे ड्रामों में। तो मसला फिर वही बात आ जाती है कि हमारे जो राइटर्स हैं जो आजकल वो जाहिर सी मतलब किरदारों में मेहनत नहीं करते। वो उनका क्या होता है कि जी उनको फॉर्मूले दे दिए जाते हैं कि जी हम सफ़र हिट है, फलाना ड्रामा बहुत मशहूर है। हालांकि टीवी पे मैं आपको बताऊं कभी हिट और फ्लॉप का पैमाना रखा ही नहीं जा सकता। एक हमारी बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं साहिरा काज़मी, बहुत पुरानी पीटीवी की प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि ये तो बॉक्स ऑफिस के साथ होता है, टीवी पे क्या आपका कौन सा कोई लगा आपका सरमाया जो वापस नहीं आएगा। टीवी पे तो जो ड्रामा आप पेश करते हैं उसकी मार्केटिंग होती है उसका सरमाया आ ही जाता है। तो ये चीज़ें ना, इन चीज़ों से हमें हटाना पड़ेगा टीवी को, जो अभी मतलब मेरे ख्याल से ये टॉपिक ऐसा है कि पता नहीं शुरू होता है तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको ज़रा सा हटा के कुछ और भी आप ज़रा पूछिए। चले इसको हटा के ज़रा कुछ और पूछती हूँ आपसे। आपने लोगों पर इतने कैरेक्टर्स लिखे, मतलब लोगों को देखकर, तो क्या खुद को कभी ज़हन में रख के अपने बारे कोई कैरेक्टर ऐसे लिखा?
नहीं, देखिए अपने बारे में तो खैर मैं कहता हूँ अपने बारे में भी आदमी लिखता है। जैसे बाज़ दफ़ा होता है कुछ किरदार ऐसे होते हैं, कोई काहिल किरदार है, हो सकता है उसके अंदर मेरी काहिली, क्योंकि मैंने उस काहिली को झेला हुआ है, मुझे पता है, तो आदमी बाज़ दफ़ा लिखता है, मतलब मैं ये नहीं कहता। लेकिन अब वो भी एक बुराई है कि आदमी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाए कि वो जैसे अपनी ही कहानियाँ लिखता जाए। तो मतलब कहानियाँ तो इतनी है इर्द गिर्द, मतलब मैं कहता हूँ हर चेहरा जो है वो एक कहानी है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब हर आदमी ना, अभी इधर हम 4-5 लोग हैं, हम सबकी एक अलग कहानी है। आपकी कहानी मुझसे अलग होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी। आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामास में किन चीज़ों में बेहतरी होनी ज़रूरी है? मेरे ख्याल से मौज़ूआत में, कंटेंट में हमारे इधर जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कमी है वो मुझे लगता है कि मौज़ूआत में। हमारे इधर मौज़ूआत इतने घिसे पिटे, इतने रवायती हो चुके हैं, मतलब इनफैक्ट वो चीज़ें भी जो बहुत कामयाब होती हैं उनके पीछे कोई बड़ी कहानी, कोई अच्छी कहानी नहीं होती। अब एक कहानी भी क्या है, मैं कहता हूँ कहानी भी ये नहीं है कि हम हर वक्त, जैसे हमारे इधर कंटेंट डिपार्टमेंट है वो हर वक्त ये कहता है फलां कहानी लाओ, लोग हिल जाएं, बैंग हो, ये हो वो। मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ दफ़ा बहुत आम सी कहानियाँ, मतलब आम से लोगों की जो कहानियाँ होती हैं वो भी लोग वो करते हैं। जैसे हम जब कर रहे थे कुद्दूसी साहब की बेवा, जो मेरा जो सीरियल जो बहुत मशहूर हुआ, तो उसमें वो चैनल वालों ने मुझसे ये पूछा इसकी कहानी क्या है। मतलब ये कहानी नहीं है, ये रोज़मर्रा की बातें हैं। तो मैं कहा आप ये तजर्बा करके देखें, तो ये अच्छी बात है ARY के लिए मैंने किया। उस ज़माने में जर्जीत सेजा होते थे, अभी भी हैं जर्जीत सेजा, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ वो नहीं किया। उन्होंने मतलब उन्होंने कहा ठीक है आप लोग करें, और वो हमने किया, वो तजर्बा बहुत कामयाब रहा। मतलब वो इतने साल गुजर गए और अब भी जब लोग उसको याद करते हैं, और मुझे अच्छी बात ये लगती है जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कोई 17 साल का 18 साल का, वो उसके साथ इतने क्लोज़ हैं, तो फिर आपको खुशी होती है कि एक चीज़ जो होती है वो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, मैली नहीं होती, बल्कि वो मुझे लगता है वो और निखरती जाती है। ओके सर जी, नाज़रीन अभी बहुत सी और सी बातें हमने फसी बारी खान साहब के साथ करी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के साथ कहीं नहीं जाएगा, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम कर रहे थे अपने मेहमान खुसूसी फसी बारी खान साहब से बातें। तो सर आपने एक ड्रामा सीरियल लिखा था, स्क्रिप्ट लिखी थी घिसी पिटी मोहब्बत। जी जी, दफा कर दिया आपने, इसी नाम से, उन्वान से मोहब्बत को दफा कर दिया। इसमें हमने काफी स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया था, तो क्या कभी आप पे किसी ने दबाव नहीं डाला इस बात को लेकर? नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ कि मैंने जिस टीवी चैनल के साथ काम किया उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इनकरेज किया, और उन्होंने कभी वो नहीं किया। जैसे घिसी पिटी मोहब्बत जब मैं कर रहा था तो मैंने उनको यही बताया, उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि शायद चैनल वाले उस पर वो करें। जैसे उसमें एक बैड स्मेल के ऊपर एक हमने वो छोटा सा एक हमारा ट्रैक था, तो शुरू में जो हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं वो भी घबरा रहे थे कि पता नहीं इस पर क्या इस तरह कभी बात नहीं हुई, क्योंकि बाकी इस पर ना कभी हिंदुस्तान में बात हुई है ना हमारे इधर बात हुई है। तो मैंने कहा यार आप करके देखें। फिर मैंने इत्तेफाक से वो जो इनकी हेड थी जो कंटेंट को वो कर रही थी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आप भी अपने ज़ाहिर सी बात जॉब करती होंगी। मैंने उनको ये नहीं बताया कि क्या मेरा मकसद है। मैं कहा आपके इधर ऑफिस में भी लोग होते होंगे, किसी के पास से बड़ी स्मेल आती होगी, आदमी नहीं कह सकता। उन्होंने कहा बिल्कुल होता है, कह रहे कई लोग हैं जिनको हम नहीं कह सकते। तो मतलब हमारे इसमें एक इस तरह की सिचुएशन है कि एक लड़का है जिसके पास उसको ये हाइजीन का मसला है, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल करें, इस चीज़ को तो एड्रेस करना चाहिए। तो घिसी पिटी मोहब्बत में छोटी छोटी चीज़ें हमने वो की थी, जैसे ट्रांसजेंडर्स के वाले हवाले से भी हमने वो किया था कि भाई आप क्यों इनको भीख दे के वो बनाते हैं, मतलब वो कर रहे हैं, आपको चाहिए कि इनको काम पे लगाएं। और अब जिस तरह हो रहा है धीरे धीरे कि मतलब आप देखिए आपके मुल्क में हो रहा है कि कोई न्यूज़ एंकर बन रहा है, कि कोई डॉक्टर बन रहा है, कुछ बन रहा है। ट्रांसजेंडर्स आप देखें कि वो कितना आगे जा रहे हैं। तो यही चीज़ हमने इसमें छोटी छोटी सी चीज़ों को वो किया। फिर लड़कियों के जैसे मेन चीज़ जो थी कि हमारे तलाक को अभी भी टैबू समझा जाता है, बजाय इसके कि एक गलत आदमी के साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजारें, उससे कहीं बेहतर है कि आप उसको मतलब उस चीज़ को ख़त्म कर दें, उस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दें। तो मैंने तलाक को इसमें एक तजर्बे के तौर पे लिया। मैंने कहा भाई एक तजर्बा है जो हर आदमी करता है, कब कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है। एक लड़की अगर 4 शादियां कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ख़राब है, इसका मतलब ये कि उसके जो लोग मिले हैं वो नहीं उसको सही मिले। तो ये चीज़ें घिसी पिटी मोहब्बत के हवाले से, क्योंकि उस वक्त जो ड्रामे चल रहे थे वो सब एक जैसे ड्रामे चल रहे थे, तो उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला, ख़ासतौर पे जो यंग लड़कियां हैं उनकी तरफ से, और दूसरे लोगों ने। हमने पहला ही हमारा था जिसमें विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ही सीरियसनेस के साथ हमने बात की थी कि भाई कैसे एक लड़की छोटे छोटे उससे मतलब कदम जमाती एक मंजिल तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है इस तरह, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर ड्रामा में इसी तरह का सोच के लिखना चाहिए कि जी उसके अंदर मैसेजेस हों। मैं मैसेजेस पे तो बात भी नहीं करता, क्योंकि मेरी कहानी ऐसी थी कि उसमें खुद ब खुद, और ये बेसिकली ये कहानी एक सच्ची कहानी थी। ये एक लड़की
लकी खातून है जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और ये कमोबेश उनकी ज़िंदगी के जो वाक़यात थे। अब ज़ाहिर सी बात है टीवी के लिए अगर आप करते हैं, आपको कुछ चीज़ें एग्जैजरेट करनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको कम करनी पड़ती हैं, तो वो शायद मुझे लगता है वो लोगों के दिल को इसलिए भी लगी कि वो किसी के ऊपर बीती हुई कहानी थी। तो घिसी पिटी मोहब्बत का ये बहुत अच्छा मेरा आखिरी अब तक जो मैंने टीवी पे सीरियल किया वो घिसी पिटी मोहब्बत है जी। सर अगर आप लिखारी ना होते, राइटिंग ना करते, तो आप क्या होते? मैं टीचर होता फिर। टीचर? हाँ, क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, मैं टीचर होता। मुझे पढ़ाना बहुत है, मैंने पढ़ाया भी है स्कूल में। अच्छा। हाँ, मैं स्कूल में पढ़ाया भी बच्चों को, और मेरा बच्चों के साथ बड़ा अच्छा एक बॉन्ड था। वो बल्कि अभी तक वो बच्चे अब तो ऐसे मिलते मतलब बहुत ज़्यादा ही जवान हो चुके हो, तो लेकिन ये कि मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पढ़ाने का भी मतलब ये कि मैंने लिखने में भी है कि जब मैं लिखता हूँ तो इन्जॉय करता हूँ। एक मतलब ये होता है कि कैफियत होती है, वो उस कैफियत में रहना आपको अच्छा लगता है। इस तरह मुझे टीचिंग मुझे बहुत अच्छा मतलब प्रोफेशन लगता है। मुझे लगता है कि वाकई बड़ा नोबल प्रोफेशन है और बड़ा काबिल इज़्ज़त है, क्योंकि जब आपके वही बच्चे जिनको आप पढ़ाते हैं और वो आपको कहीं मिलते हैं, और जब वो इतने प्यार से आपको सर कहते हैं और वो आपके पास आते हैं और वो आपको बताते हैं मैं वो था जिसको आपने डांटा था पढ़ाई पे, और ये वो फलाना, मैं इंजीनियर हूँ या मैं फलाना हूँ, तो फिर आपको बड़ी एक जिसे कहना चाहिए अंदर से एक आपको खुशी महसूस होती है। कभी आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने अपने किसी टीचर को मिले हो और बताया कि आज मैं फसी बारी खान हूँ? अच्छा, मज़े की बात, हाँ ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और मेरे साथ ये हुआ कि आज तक मुझे कोई मिला ही नहीं अपना टीचर कोई ऐसा। और मेरे कज़न है, लेकिन जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे याद है हम गर्मियों की छुट्टियों में उनके पास जाते थे, तो उनके पास भी एक लाइब्रेरी उनकी बनी होती, तो वो मुझे अक्सर अभी भी, बल्कि मैं एक शादी में गया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनको तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मैं कहता आपकी वजह से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपकी उसमें ना मतलब जिसे कहना चाहिए तहरीक आपके अंदर पैदा करते ना, तो वो जो थे मेरे कज़न, अच्छा वो बड़े लाइवली से थे और वो बड़े, उनका टेस्ट बड़ा अच्छा था म्यूज़िक का और इन चीज़ों का। तो बात ये थी कि कदम कदम पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिल रहे होते हैं जो आपको मतलब पुश कर रहे होते हैं, तो मतलब मेरे नज़र में तो उनकी बहुत अहमियत है। लेकिन हाँ, ये बड़े मज़े का आपका सवाल है कि मुझे कोई इत्तेफाक से मेरे टीचर नहीं मिले। हालांकि मेरे एक टीचर थे उर्दू के, उनका नाम हबीब था, सर हबीबुल्ला। वो बहुत ज़्यादा मुझे हमेशा, वो जब मैं कोई एस्से लिखता था तो वो पूरी क्लास को पढ़ के सुनाते थे। मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ पे एक दफ़ा मुझे वो कहा कि एस्से सबको का लिखना है, तो मैंने लिखा। उन्होंने कहा मुझे सबसे वाहियात, उनके अल्फाज से, बुरा पाकिस्तानी स्टडीज़ लगता है, लेकिन तुमने लिखा है तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा कोई सब्जेक्ट है। तो वो अभी तक मुझे याद है, वो कॉम्प्लीमेंट है उनकी बात। तो आपको लगता है कि जो ऐसे टीचर्स होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं बहुत। देखिए, उन्होंने तो मोटिवेट किया, उन्होंने तो डीमोटिवेट नहीं किया मुझे। मतलब टीचर्स तो देखिए जितने भी मतलब मुझे अपने उसमें जो मतलब कॉलेज में या उसमें अच्छे ही मिले। टीचर्स ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं। देखिए, टीचर और मतलब मुझे लगता है माँ बाप जैसा ही रिलेशनशिप होता है टीचर स्टूडेंट का, और मुझे लगता है माँ बाप वाला है कि स्टूडेंट, क्योंकि वही होता है कि वो चाहे जितना भी अगर वो हमें सख्ती कर रहे होते हैं, वो जाहिर सी बात है आपकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। अब हम सोचते हैं कि अगर वो हमें ग्राउंड में खेलने से मना कर रहे हैं, या हमें कह रहे हैं कि जी सारी ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, इस तरह हो, तो आपका ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म इस तरह की होनी चाहिए, वो आपके एक डिसिप्लिन के लिए, ज़िंदगी के एक डिसिप्लिन के लिए वो आपको वो कर रहे हैं, जो हमें उस वक्त बुरी लग रही होती है। हमें रियलाइज हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ, टीचर्स को बस एक चीज़ मुझे लगता है कि कुछ टीचर्स का लहजा जो होता है ना बड़ा सख्त होता है, तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ टीचर्स को अपने अंदर, देखिए टीचर्स ठीक है आप जहाँ सख्ती करनी करें, लेकिन हर वक्त नहीं। जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मैंने टीचर्स की सुनी है कहानियाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि लकीली मेरे साथ ये हुआ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, कि कोई ऐसा नहीं मिला कि जी फेटी लगाने वाला कुछ इस तरह का। तो ये है बस सारा। सर, पीटीवी के टाइम में बड़े मज़े के और बड़े ही अच्छे इखलाकियात वाले मतलब सबक आमोज हमें ड्रामे देखने को मिलते थे, धूप किनारे, राहें वगैरह। तो उन स्टोरीज में और आज के ड्रामा सीरियल की स्टोरीज में इतना फ़र्क क्यों है? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, पीटीवी और इसका ना ये भी बहुत जैसे कहना कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिन पे आपको बैठना पड़ता है, जिन पे बहुत लंबी लंबी सिटिंग्स हों, तब भी वो चीज़ आप नहीं वो कर सकते। लेकिन पीटीवी का मैं समझता हूँ कि पीटीवी में उस दौर में ना 5-4 सेंटर्स आपके होते थे, कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची। और आप ये देखिए, जो अच्छी बात थी, ड्रामा बहुत कम होता था, एक दिन में एक होता था, या कभी एक
50 मिनट वाला होता था तो एक 20 मिनट वाला होता था। जैसे सोना चांदी जो था वो 20 मिनट का था, अलिफ नून जो था 20 मिनट का था, आंगन टेढ़ा जो था 20 मिनट का था। लेकिन अगर आप ये देखिए, इन तीनों को देखिए कि ये इतने अच्छे, और ख़ासतौर पे जो 20 मिनट के ड्रामे मुझे जो याद आते हैं वो मुन्नू भाई के याद आते हैं। अबाबील उन्होंने एक लिखा था बड़ा खूबसूरत, एम शरीफ एक हमारे लाहौर के ही राइटर थे, बड़े अच्छे, उन्होंने पर्ची लिखा था खालिद अब्बास डार को लेके। तो ये लोग ना, मतलब मैं कहता हूँ ये वो 20 मिनट में भी वो कंटेंट दे रहे थे जो आज हमारे इधर 40-40 मिनट में नहीं होता। तो पीटीवी की जो अच्छी बात थी ना, बात ये कि आपको पंजाब का कल्चर भी उसमें नज़र आता था, आपको रीजनल ड्रामे भी उस ज़माने में बहुत मिल रहे थे, क्योंकि रीजनल ड्रामा बहुत अच्छा हो रहा था। लाहौर में बहुत अच्छा हो रहा था, कराची में बहुत अच्छा होता था। सिंधी जो हमारे राइटर्स हैं, नूरुल शाह, अब्दुल कादिर जो ने, जो अली बाबा, उन्होंने बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा। फिर अगर आप पेशावर साइड पे जाएं, आज़म थे, फिर और भी बहुत सारे इधर अगर आप देखें कि मतलब हमें इतनी वैरायटी मिलती थी। कोयटा में अगर आप चले जाएं तो कोयटा में बड़े बड़े नाम, और उसमें जैसे अभी भी कोयटा का एक बहुत बड़ा नाम ज़फ़र महराज, बहुत अच्छे राइटर हैं और अभी भी वो लिख रहे हैं। तो बात ये कि हमने इतना अच्छा ड्रामा देखा ना इन लोगों का। जैसे मैं ज़फ़र महराज को मिलता हूँ तो मैं इनको अभी भी उनके एक ड्रामे का हवाला देता हूँ, उसका नाम था इजाज़त। ये बहुत पुराना एक ड्रामा है और उसमें दिखाया था कि जो एक कल्चर है जिसमें औरतों को कनीज़ बनाने का रिवाज है। उसमें एक लड़की है जिसको एक कनीज़ बनाया जाता है, वो जब आती है छोटी सी होती है 7-8 बरस की, और वो किस तरह वहाँ जवान होती है, किस तरह वो जो कबायली सेटअप है उसमें किस तरह अपने आप को वो रखती है। तो ये चीज़ें ना हमें बड़ी मिलती थी। फिर डॉक्टर अनवर सज्जाद लाहौर में अगर आप देखें, उन्होंने मतलब फेमिनिज़म पे मैं समझता हूँ जो उनका एक खेल था सबा और समंदर, जिसमें खालिदा रियासत थी, मैं कहता हूँ उससे अच्छा कोई प्ले नहीं हो सकता जो मतलब वो है। और भी बहुत राइटर थे, यूनुस जावेद ने बहुत अच्छा लिखा, बाद में असगर नदीम सैयद ने लिखा बहुत अच्छा। लेकिन मतलब अब जैसे हम देखते हैं कि पीटीवी का जो हाल है, तो फिर आपको बड़ा अफसोस होता है कि एक ऐसा इदारा जो मदर इंस्टीट्यूशन आपका था, और साफ बात है कि हम जिस जनरेशन के लोग हैं, हमने तो पीटीवी को देख के ही सब कुछ सीखा। कैरेक्टराइजेशन, जैसे मैं कहता हूँ कैरेक्टराइजेशन जो सीखी है मैंने, मैं इस मामले में एक उनका नाम बहुत उससे लेता हूँ, मुन्नू भाई का। कि मुन्नू भाई जो मैं कहता हूँ कि जैसे उन्होंने सोना चांदी लिखा, तो उसमें अगर 200 कैरेक्टर्स भी ना, तो वो हर किरदार उसकी एक साइड की है। वो किरदार ऐसा ही नहीं है कि आपने सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स में जो नहीं होता कि बस आपने वो, जैसे अब हमारे इधर राइटर्स करते हैं कि बस डाल देते हैं बिला वजह, मतलब 100 की कास्ट है, समझ में नहीं आता ये भाई 100 में, ये 100 की कास्ट तो 10 की भी हो सकती थी। तो मुन्नू भाई जो है, मतलब मेरे तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, फेवरेट हैं, क्योंकि उनसे मैंने सीखा कि जो कैरेक्टराइजेशन होती है वो क्या होती है। फिर डॉक्टर अनवर सज्जाद, क्योंकि उन्होंने जितना प्रोग्रेसिव लिखा, जितनी उनकी सोच, उन्होंने जितने अच्छे काम किए उन्होंने, मतलब डॉक्टर अनवर सज्जाद की चीज़ें भी अभी तक मुझे याद आती हैं। तो पीटीवी था, लेकिन वही बात है, अब तो वह कुरेदते हो कि अब राख जुस्तजू क्या है। अब तो बहुत अफसोस होता है मुझे देख के कि एक वक्त में इतने कम ड्रामे थे, लेकिन हर ड्रामा दूसरे ड्रामे से अलग होता था, मुख्तलिफ था। मतलब कराची का ड्रामा। अब तो क्या होता है कि मुझे लगता है जितने ड्रामे ना, ये सब एक जैसे लगते हैं। बल्कि मेरा एक दोस्त है, उसका मैं 2-3 जगह कोट कर चुका हूँ, मुझे इतने मज़े की बात लगती है। वो कहेगा मैं एक दिन बैठ के ये सारे ड्रामे देख रहा था चैनल्स के, तो मुझे लगा कि जैसे सारे ड्रामे ना किसी एक राइटर ने लिखे। मैं कहा उसमें अदाकार भी लगते हैं सब एक जैसे, वो लड़कियाँ, उनके बाल सबके एक जैसे हैं, मेकअप एक जैसा है, कोई मर रहा होगा उनके मेकअप। पीटीवी पे इन चीज़ों में जो डिटेल्स होती थी ना, बड़ा गौर किया जाता, बड़ा वो किया जाता था। जैसे शहजाद खलील, साहिरा काज़मी, निसार हुसैन, ये जितने भी डायरेक्टर्स थे ना, मैंने देखा ये लोग बहुत डिटेल में जाते थे। अयूब खावर, इकबाल अंसारी, इन लोगों ने मतलब अगर कोई एक गरीब घर वो दिखा रहे हैं, तो वाकई उस वक्त क्या होता था कि हम उस पर यकीन करते थे। अभी मैं पिछले दिनों मैंने ड्रामा देखा सन्नाटा, वो कासमी कहानी में हो चुका है अयूब खावर का, मैं वो देख रहा था। उसमें सबा हमीद थी, खुर्शीद शाहिद थी, रेशम भी थी, फरिया जबीन भी थी। मुझे अभी भी याद है उसका एक सीन है जो साफ हमें लग रहा है स्टूडियो की दीवारें मतलब वो गत्ते की बनी हुई, लेकिन वो जो उन्होंने बिजनेस दिया होता है कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ उधर चूल्हे के पास है, वो ऐसा लग रहा है वाकई आपने जैसे किसी के घर में कैमरा रख दिया हो। तो ड्रामा जाहिर सी बात है बिलीवेबल नहीं होता, लेकिन उसको बिलीवेबल बनाया जाता है कि लोग उस पर यकीन कर लें। तो अभी तो जो ड्रामे हैं, मतलब साफ बात है, मैं तो कहता हूँ कोई शरीफ आदमी इनको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा, 10-15 मिनट भी ऐसे ही देखेगा, पहले तो उसको समझ में नहीं आएगा वो क्या रहा है। तो लेकिन ट्यून करते रहेंगे, एक पे थप्पड़ लगा और दूसरे पे लग के उसने कर लिया होगा, यही और आप देखिए ना कि जो अच्छे राइटर थे, जैसे मैं देखता हूँ आमना मुफ्ती हैं आज के दौर में, मुस्तफ़ा अफरीदी हैं, बीगुल हैं, तो ये लोग मैं देखता हूँ कि अच्छे राइटर धीरे धीरे खुद ही मतलब पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अब जिस तरह का काम चल रहा है वो लोग नहीं कर। मुझे भी पता है कि एक जो क्रिएटिव फ्रीडम जब आपको नहीं मिलता
तो जाहिर सी बात है वो एक जो सफोकेशन होती है ना, वो एक राइटर के लिए बड़ी अजियतनाक होती है। सर तो ये भी तो हो सकता है ना, अवाम ही वो सास बहू के ड्रामे देखते। देखिए आवाम वही बात, जैसे पीटीवी, अभी हम बात भी कर रहे थे कि पीटीवी पे ही होता था। बात ये कि लोगों को तो आप जो दिखाएंगे ना वो देखते हैं। भाई एक दौर था कि डॉक्टर सज्जाद के ड्रामे देखते थे लोग, बानो कुदसिया के देखते थे, मुन्नू भाई के देखते थे, वो सारे ड्रामे बहुत रियलिस्टिक ड्रामे थे। मतलब जैसे इन्होंने राहें ड्रामे का वो किया, वो बड़ा मंशा याद की कहानी, बहुत मंशा याद हमारे बहुत ही अच्छे राइटर हैं और उनकी कहानी थी, तारिक जमील ने उसको वो किया था। तो बात ये कि देखें उस दौर में इस तरह का ड्रामा आता था जो बहुत रियलिस्टिक होता था, लोग उसको देखते थे। अब तो मतलब ड्रामा इतना अनरियलिस्टिक हो गया है। मतलब मैं तो कहता हूँ कोई ड्रामा इस वक्त, अब मैं चैलेंज से कह सकता हूँ आपको, कोई ड्रामा भी ऐसा नहीं है जो रियलिस्टिक हो। इतना अनरियलिस्टिक काम, इतने सिर्फ क्या है कि जी आपकी टेक्निकल आप बेहतर हो गए, आपका कैमरा वर्क सही हो गया तो आपका मेकअप सही हो गया, तो और सारी अब है ना जो कंसंट्रेट इन्होंने किया वो इन्हीं चीज़ों पे कर लिया है इन्होंने। जो एक अंदर जो एक चीज़ होती है ना, जो एक हम कहते हैं सोल होता है, लिखा हुआ जो आपका सोल होता है किसी भी ड्रामे के लिए, जो उसकी बैकबोन होता है, वो अब हमें कहीं भी नहीं मिलता। सर इसी वाले से बात करें तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो मजलूम बनी है पहले ड्रामे में, अगली स्टोरी में भी वही मजलूम, तीसरी में भी वही मजलूम, जो फिर बदतमीज शोहर बना है, फरमाबरदार नहीं और चीट करता अपनी बीवी को, वो भी हर ड्रामे में फिर उसी को वही कैरेक्टर क्यों दे देते हैं? भाई देखिए मैं आपको बताऊं, एक्टर्स जो है ना हमारे इधर एक्टर्स का भी बहुत कसूर है, क्योंकि हमारे इधर कहता है कि बहुत सी एक्ट्रेसेस होती हैं जो कोई भी ड्रामा आता है वो काम कर रही होती है, उस ड्रामे की 100 जगह बैठ के वो लोग बुराइयां कर रहे होते हैं, इतना बुरा ड्रामा ये वो। अच्छा वो एक्टर्स हैं कि जिनका मसला फाइनेंशियल नहीं है। चले मैं कहता हूँ एक एक्टर या कोई औरत है, कोई मर्द है जिसे कहना चाहिए चूल्हा इसी से जलता है ना, इस काम से, तो चले वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, मेरे नज़दीक वो इतना वो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो ये नहीं करेगा वो कहाँ से खाएगा। लेकिन बहुत से अदाकार, मर्द, औरतें ऐसे हैं जो मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो जगह जगह उनका एक फैशन बन गया है कि वो जिस ड्रामे में काम कर रहे थे उसकी बहुत बुराई करते हैं। तो मैंने तो एक जगह पहले भी कहा था, बड़ी उस पर वही थी, मैंने कहा भाई जब आपको इतना ज़्यादा वो है तो आप काम क्यों करते हैं? भाई मुझे देखिए ना, मैं नहीं करता, मेरा 3 साल 3.5 साल हो गए मैंने घिसी पिटी मोहब्बत किया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नहीं किया काम। हालांकि मेरा भी ब्रेड एंड बटर जो है वो यही है, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे भी कुछ उसूल हैं। और मैं कहता हूँ राइटर्स के अंदर, एक्टर्स के अंदर अगर उसूल नहीं होंगे तो बिल्कुल बिकाऊ हो जाएगा ना, कि मतलब अब बिकाऊ आदमी की कोई इज्जत थोड़ी होती है। तो ये है थोड़ा सा, मतलब मुझे बड़ा हुआ है कि एक्टर्स जो हैं, खुद एक्टर्स कोई रेजिस्ट नहीं करते, उनको सिर्फ स्क्रीन पे आना है, उनको सिर्फ ये कि हम अच्छे नजर आएँ। लड़कियों को ये हो गया कि जी हम बहुत मेकअप करके वो, मतलब आप देखिए सुबह के सीन में भी मेकअप की होंगी, वो रात के सीन में भी मेकअप, क्योंकि अब मुकाबला ये हो गया कि जी सबको है कि हमें स्क्रीन पे अच्छा नजर आना है, क्योंकि जी हमारे जो है सोशल मीडिया पे इतने, हमारे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं, मिलियंस हैं, तो हम इस तरह नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना बुरा नजर आना, क्योंकि वो हमारी जाहिर सी मतलब आपके ग्लैमर की वजह से है, वो आपके टैलेंट की वजह से नहीं आपके वो फॉलोअर बने हैं। तो ये बड़ी तल्ख सच्चाई है। ये मतलब ये होता है, ये वो बातें हैं कि जिन पे अगर आप किसी से कहते हैं तो दूसरे लोग खफा हो जाते हैं, बुरा मानते हैं इस बात पे, लेकिन मुझसे क्योंकि आपने ये बात कही है तो मैं कह रहा हूँ, वरना तो हम भी आजकल खामोशी रहते हैं। मतलब क्या फ़ायदा कि एक ऐसी, मतलब वो कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राज, जहाँ मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, उसको सुना के आपको करना ही क्या है। तो बस ये है सारी सूरत हाल। सर आपने इतनी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, उसमें आपने फीमेल को हमेशा ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है जी। तो आर यू फेमिनिस्ट? देखिए फेमिनिस्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि औरत को स्ट्रांग होना चाहिए, औरत को, और इसलिए भी होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में औरत की जो गद बन रही है ना, अगर इसमें, और मेरे उसमें ये नहीं है कि जी मैं कोई औरत को कोई वो दिखा रहा हूँ कि जी वो बदतमीज़ी कर रही है, वो कर रही है, कुछ जगह बदतमीज़ी भी कर रही है, जहाँ ज़रूरत है उसको वो बदतमीज़ी भी कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ड्रामों में ना औरत को बड़ा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि मैं जितने भी ज़्यादातर ड्रामे देखता हूँ उसमें यही होता है, चाहे वो आप हमसफ़र देख लें, वो भले से बहुत वो है, लेकिन आप क्या बना रहे हैं, वो आप वही स्टार प्लस की औरत है आपकी, इसमें भी रोती धोती बस ये कि वो जाहिर सी बात उसके सर पे दुपट्टा है, उसके वो साड़ी में उसने एक वो लगाई हुई है, बिंदिया लगाई हुई है, वरना अगर आप वो देखें वही कि वो सास के वो उठा रही है, जुल्म सितम का शिकार है फलां का। तो मतलब ये चीज़ें ना मतलब बड़ी आपको खलती हैं। लेकिन फिर वही बात मैं करूँगा कि इक्का दुक्का
कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे आमना मुफ्ती आ जाती हैं, बीगुल आ जाती हैं, तो फिर ज़रा आपको थोड़ा सा होता है कि यार चलो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं इस तरह का काम ना, जिनकी सोच भी लिबरल है। जैसे अभी पिछले दिनों आमना मुफ्ती का एक आया था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो बड़ा मतलब जाहिर सी बात था एक NGO के लिए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बड़ी जिसे कहना चाहिए सेंसिटिव थी, जो मुझे लगता है कि दिखानी ज़रूरी है आपको। सर आपने इतने सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं, कभी आपको मतलब बेहतरीन और बेस्ट भी होगा जो आपको खुद को बड़ा भाया होगा, तो कभी ऐसा हुआ आपने ऐसा कोई कैरेक्टर लिखा जो आपको भी भाया लेकिन उसे उस तरह से पजीराई ना मिली हो? देखिए मैं एक बात बताऊं, अपनी चीज़ ना, कोई ये बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपने वो कर रहे हैं, कसरे नफसी का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, राइटर को अपने किरदारों की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारे तो जैसे राइटर हो जाते हैं ना, वो अपने ही लिखे हुए जो जुमले होते हैं ना वो फेसबुक पे शेयर कर रहे होते, भाई ये मुझे बड़ी एक, जो उर्दू में इसको कहते हैं नरगिसियत का शिकार होना ना, कि जी अपनी ही चीज़ पे आप वारी सदके हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक प्रोजेक्ट था मेरा जो तारे अनकबूत, जो बीच में इन लोगों ने, जियो वालों ने रोक दिया था, वो इस वजह से मुझे वो उसका वो होता है क्योंकि वो एक चीज़ जब आप एक काम कर रहे होते हैं और पूरी एनर्जी के साथ कर रहे होते हैं और उस काम को रोक दिया जाए कि जी ये बहुत बोल्ड है या ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं टेलीकास्ट कर सकते, तो फिर आपको अफसोस होता है उस चीज़ का ना। तो बस तारे अनकबूत का मुझे होता है कि मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके किरदारों को मैं याद करता हूँ, क्योंकि वो किरदार लोगों तक पहुँच नहीं सके। तो जहाँ आपको इतनी पजीराई मिलती है वहाँ आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना होता होगा? बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत मिलता है, मुझे तो बहुत, क्योंकि मैं ज़रा बोल्ड लिखता हूँ और मुझे होता है कि मैं लिखते वक्त, हालांकि लोग कहते हैं कि टीवी के लिए लिखते वक्त आदमी को सोचना चाहिए, मैंने टीवी के लिए भी लिखते वक्त कभी नहीं कुछ सोचा। और मज़े की बात है मेरी चीज़ें ऑन एयर भी गई हैं, इक्का दुक्का, तो अब इतने सारों में इक्का दुक्का कोई तजर्बा होता है तो मैं उसको इतना वो नहीं वो करता, कंसीडर नहीं करता। तो बहुत होता है क्रिटिसिज्म, बाज़ लोग तो इतना समझ में नहीं आता उनको, उनके मुझे गुस्से से मुझे खुद परेशानी होने लगती है कि क्यों इतने गुस्से में हो रहे हैं, मतलब ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो करते हैं, क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, अभी तक करते हैं। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, हम भी आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे अपने मेहमान से, फसीह बारी खान साहब से। सर मुझे बताइए कि जब भी हम राइटर के बारे कुछ सोचते हैं हमें लगता है जी शलवार कमीज में बड़ा सा आदमी होगा और बड़े खुश्क मिजाज, लेकिन आप तो माशाल्लाह इतने यंग और खुश मिजाज हैं, ऐसे कैसे? बस ये कि मैं, देखिए मैं ना सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे ना लोग पहले कहते हैं, लोगों के जहन में हमारे कि जी राइटर होगा या तो वो जीन्स कुर्ते में होगा और सिगरेट पी रहा होगा, उसके बाल उलझे हुए होंगे, ज़रूरी नहीं है। देखिए मुझे लगता है अगर कोई चीज़ आप तारी करके कर रहे हैं ना, इसका मतलब है आप मुनाफिक हैं। जो लोग राइटर बनने का नाटक कर रहे हैं ना, वो मुनाफिक है। देखिए मैं जैसा हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसी तरह रहूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी को ना बहुत आसान रखा है। मैं कहता हूँ मुझे वो चीज़ करनी है जो मुझे अच्छी लगती है, मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं करूँगा जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं लोगों को दिखाने के लिए करूँगा, प्रिटेंड करूँगा वो चीज़। तो शायद मुझे इसी तरह रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी तरह रहता हूँ। और आपने इसी तरह रहने क्योंकि आप बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। बस चलें, शुक्रिया, बहुत चले। चलिए मुझे बताइए आपकी इस टाइम की, मतलब इस दौर की, दौर जदीद की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मुझे जो पसंद है ना, मुझे सजल बहुत पसंद है। सजल जो है, सजल ने शुरू के मेरे ड्रामे वगैरह भी किए। सजल का बस बेचारी का मसला है कि वो जितनी अच्छी आर्टिस्ट है उससे काम नहीं लिया जा रहा। सजल के अंदर मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे सजल जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सजल। और किस में, और अगर एक्टर की बात की जाए, एक्टर की बात की जाए तो कौन अच्छा है? फ़ाद मुस्तफ़ा अच्छा है। फ़ाद मुस्तफ़ा ड्रामे जब करते थे बहुत अच्छे करते थे, फ़ाद बहुत अच्छा है। और कौन अच्छा है? बिलाल अब्बास अच्छा है ना, बिलाल अब्बास। ओवर एक्टर कौन लगता है? ओवर एक्टर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ओवर एक्टर, बहुत सारे हैं। कौन हो सकता है ओवर एक्टर? नहीं, बहुत ही अब हमारे तक करते ही लोग, मतलब ज़्यादातर तो अब टीवी पे तो अब जाहिर सी बात है जो अच्छे होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको उनमें उन सब, आप तो जानते हैं इतने सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को, प्रिटेंशियस कौन लगता है? कौन लगता है? मुश्किल सवाल है। मतलब जो लगता है कि है कुछ नहीं, बस बना हुआ और ऐसे दुनिया में। इसमें मुझे ये मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जो इस को नहीं, किसी पता नहीं, ये अजीब सा कुछ समझ। मुझे बताएं, फारिग वक्त में आप क्या करते हैं? फारिग वक्त में मैं क्या करता हूँ, मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, मुझे सुनने का, म्यूज़िक सुनने का, और हर तरह का म्यूज़िक, चाहे वो पंजाबी हो, सराइकी हो, उर्दू हो,
और बंगाली हो, मैं बहुत सुनता हूँ म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ म्यूज़िक, बहुत पसंद है। क्लासिकल और पॉप? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फिल्मी पुराने बहुत अच्छे लगते थे, अब तो नहीं अच्छे लगते। नए तो बिल्कुल वो लगता है, मुझे लगता है बड़ा मैकेनिकल हो गया, बड़ी वैसी है वो। लेकिन ये कि मुझे पुराने इंडियन गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने पाकिस्तानी भी। मेहदी हसन, नूरजहां के बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया में लता, रफ़ी, मन्ना डे, हेमंत कुमार बहुत ही थोड़े अंडररेटेड हैं इनमें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक सवाल जो मैं सबसे करती हूँ, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मेरे नज़दीक देखिए, जो एक पल है ना जो जा रहा है, उसको आप अच्छे से गुजार लें। मैं कहता हूँ आगे की फिक्र ही ना करें। जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये दिन है ना मेरा अच्छा गुजर गया आज का, मुझे अब ये नहीं करनी चाहिए कि जी आगे क्या होगा तो मैं परसों क्या करूँगा, तरसों नहीं, प्लानिंग नहीं करता। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जो बहुत प्लानिंग करते हैं ना, वो लोग बड़ी जल्दी मर जाते हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ प्लानिंग करनी नहीं चाहिए। खैर, मर तो दोनों ही चाहते हैं, चाहे आप प्लानिंग करें या नहीं करें। तो मैं कहता हूँ इसमें अपने आप को क्यों उलझाना, मुझे तो नहीं लगता उलझाना चाहिए इसमें अपने आप को। तो फिर मतलब मैं जल्दी मर जाऊंगी? मैं तो प्लानिंग बहुत करती। नहीं, ज़रूरी नहीं है। खैर, पता है कोई किसी उसका नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ ना, बाज़ लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, वो भी मर जाते हैं, जो नहीं करते वो भी मर जाते हैं। मरना तो हर हाल में ना, देखें जिस तरह ज़िंदगी हकीकत है, मौत भी उतनी बड़ी हकीकत है। तो दोनों हकीकतें साथ साथ चलती हैं। यारी दोस्ती निभाते हैं या बस अलग से अलग रहने का? नहीं, मेरे जो दोस्त होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं, लेकिन जो दोस्त हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच भी रहता हूँ, उनसे बड़ी मोहब्बत भी है मुझे। ऑलराइट जी, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें आज अपना टाइम दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए दिन, नए मेहमान और नए एपिसोड के साथ। तब तक अपनी होस्ट सायरा सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।